आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश जुडिशरी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत उसमें द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021 को ऐड किया हुआ है। तो आज हम जब ये ऐड किया है तो हम आज इस एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं कि देखते हैं इस एक्ट में क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो एक्ट है ये 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि 46 सेक्शन है और इसमें 2 स्केड्यूल हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, जो कि सेक्शन 1 से 3 तक है। चैप्टर 2 जो कि टेनेंसी के बारे में हमें बताता है, तो जो कि सेक्शन 4 से 7 है। चैप्टर 3 रेंट के बारे में बताता है, जो कि 8 to 11 है। चैप्टर 4 राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो कि सेक्शन 12 से 20 तक है। फिर चैप्टर 5 है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस बाय लैंडलॉर्ड, सेक्शन 21 to 29। चैप्टर 6 रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल, देयर पावर्स एंड अपील्स, सेक्शन 30 to 36। और चैप्टर 7 मिसलेनियस है, जो कि सेक्शन 37 to 46। और लास्ट में 2 स्केड्यूल। तो ये इस तरीके से इसका जो चैप्टराइजेशन है वो है। चैप्टराइजेशन हमने देख लिया। अब ये एक्ट यूपी जुडिशरी में ऐड किया हुआ है, तो इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक बार प्रिलिमिनरी देने के बाद मेंस में आपको समय बहुत कम मिलता है, तो आप अभी इस एक्ट को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको तभी मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो सबसे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इस एक्ट को। और ये नया है, भी पहली बार ऐड हुआ है, तो इस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, पर ठीक है, हम कर लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ठीक, सबसेक्शन 1 हमें बताता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021। इस एक्ट को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021। ठीक, सबसेक्शन 2 इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पूरे उत्तर प्रदेश पे इसका एक्सटेंशन होगा, पूरे उत्तर प्रदेश पे एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 3 इट शैल अप्लाई टू, ये कहाँ अप्लाई होगा? A. Every city as defined in the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959, UP Act नंबर 2 of 1959। तो ये उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जो सिटी को जो डिफाइन किया गया, सिटी शहर क्या है, शहर जो मतलब एक एक्ट को इन्होंने रेफर किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही लोकल लॉ है। उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 में जो सिटी को डिफाइन किया गया है, वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक, और बी हमें बताता है एवरी म्यूनिसिपल एरिया एज डिफाइंड इन द उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1960, यूपी एक्ट नंबर 2 ऑफ 1916। ठीक, मतलब म्यूनिसिपल एरिया, सबसे पहले सिटी पे एप्लीकेबल होगा, वो सिटी जो उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में बताई गई है। फिर बी हमें बताता है म्यूनिसिपल एरिया पे एप्लीकेबल होगा, और उस म्यूनिसिपल एरिया की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में 1916 में दी हुई है। ठीक, सी हमें बताता है डेवलपमेंट एरिया, एवरी डेवलपमेंट एरिया। डेवलपमेंट एरिया कहाँ नोटिफाई किया गया है? ये नोटिफाई किया गया है उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। ठीक, और फिर आता है डी हमें बताता है स्पेशल डेवलपमेंट एरिया नोटिफाइड अंडर उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट 1986। मतलब स्पेशल डेवलपमेंट एरिया, और कहाँ पे स्पेशल डेवलपमेंट एरिया नोटिफाई किया गया? ये एक्ट को रेफर किया गया है इन्होंने कि उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट में। ठीक, ई हमें बताता है इंडस्ट्रियल एरिया, एवरी इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक, अब इंडस्ट्रियल एरिया भी किसी न किसी, देखिए जो भी चीज़ होती है, जो भी कुछ भी है, तो वो किसी न किसी लॉ के थ्रू गवर्न होता है। अब म्यूनिसिपल एरिया का क्या है? म्यूनिसिपल एरिया क्या होगा? वो हमें म्यूनिसिपैलिटी एक्ट बताएगा। डेवलपमेंट एरिया क्या होगा? वो हमें कोई एक्ट बताएगा ना कि हाँ ये चीज़ एक डेवलपमेंट एरिया को कहा जाता है, इस जगह पे जहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक, एक डेफिनेशन होती है, एक नोटिफिकेशन होता है, एक नोटिफाई किया जाता है, तो वो एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। तो वही यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, और जो अप्लाई जहाँ जहाँ हो रहा है वो मतलब उसको कहाँ हम जानेंगे कि अच्छा इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो उन्होंने एक एक्ट को रेफर किया है कि इसका डेफिनेशन, सिटी का डेफिनेशन आप उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में देखेंगे, म्यूनिसिपल एरिया का म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में, डेवलपमेंट एरिया का अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में,
स्पेशल डेवलपमेंट एरिया का आप कहाँ देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक्ट में, ठीक। इंडस्ट्रियल एरिया का इंडस्ट्रियल एरिया पे अप्लीकेबल होगा, वो कहाँ नोटिफाई होगा, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट में। और एवरी रेगुलेटेड एरिया नोटिफाइड अंडर द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, और हर रेगुलेटेड एरिया पे, और रेगुलेटेड एरिया कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 में, ठीक। जी हमें बताता है एवरी एरिया रिलेटिंग टू वेरियस हाउसिंग स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कंस्टिट्यूटेड अंडर द उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965। मतलब हाउसिंग स्कीम से, हर वो एरिया जो किसी हाउसिंग स्कीम से जिसका कोई रिलेशन हो, और वो फिर कहाँ, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, और ये कहाँ कंस्टिट्यूट होगा, ये आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 में, ठीक। अब प्रोवाइडेड दैट देखते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में बहुत आ गई होगी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि इसमें मतलब बस यही है कि सिटी पे, म्यूनसिपल एरिया पे, डेवलपमेंट एरिया पे, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया पे, रेगुलेटेड एरिया पे, और हर एरिया जो कि आवास और विकास परिषद उत्तर प्रदेश से रिलेशन जिसका हो, हाउसिंग स्कीम जो मिलती हो, तो यहाँ यहाँ उसका रहेगा, यहाँ यहाँ अप्लाई होगा, ठीक। और फिर हम देखते हैं प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है state government, if it is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of the general public, state government को ये लगता है कि ये necessary है या फिर ज़रूरी है, ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, क्या ज़रूरी है, क्या करना जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ज़रूरी है, residing in any other local area may by notification in the gazette declare that this act or any part thereof shall apply to such area and thereupon दिस एक्ट और पार्ट सेल अप्लाई टू सच एरिया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि कोई और लोकल एरिया, मतलब रेजिडिंग इन अदर कोई और, जैसे अभी हमने बता दिया कि ये यहाँ यहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल होगा सिटी पे, म्यूनसिपल एरिया पे, डेवलपमेंट एरिया पे, ये डेवलपमेंट एरिया, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया, ये सारे ऊपर के क्लॉजेस हमने पढ़ लिए। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई और लोकल एरिया जहाँ पे कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में इस एक्ट को एप्लीकेबल करवाना ज़रूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट को उस पर्टिकुलर एरिया पे भी एप्लीकेबल करवा सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, स्टेट मतलब इसलिए ये प्रोवाइडेड प्रोविजो ऐड किया गया है ताकि इस एक्ट के का जो ऑपरेशन है वो लिमिटेड ना रहे कि बस हाँ ये जो जी क्लॉज दिया हुआ है बस यहीं पे इसका एप्लीकेशन होगा और कहीं नहीं होगा। तो ये अगर प्रोविजो के थ्रू जाके जब स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में कोई और लोकल एरिया जो कि यहाँ के क्लॉजेस में नहीं ऐड है वहाँ पे भी इस एक्ट को एप्लीकेबल करना जरूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट वो करवा सकती है। ठीक, किस चीज़ के लिए? इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक, सबसेक्शन 4 बताता है इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 11, 2021। मतलब ये 11 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो, कम इन फोर्स होगी, मतलब इन्फोर्समेंट में आएगी। इन्फोर्समेंट डेट इसकी 11 जनवरी 2021 है। ये सब डेट्स और ये सारी चीज़ें आप जब प्रिलिमिनरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, पर लोकल लॉ यूपी जुडिशरी के प्रिलिमिनरी के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम जानते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। इस तरीके से सेक्शन 1 हमने पढ़ लिया। अब हम सेक्शन 2 पे आते हैं जो कि डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। सेक्शन 2 में जो क्लॉज ए है वो हमें बताता है फोर्स मेजर की क्या डेफिनेशन होगी। फोर्स मेजर मीन्स अ सिचुएशन ऑफ वॉर, फ्लड, ड्रॉथ, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक, पेंडेमिक और एनी अदर कैलामिटी कॉज्ड बाय नेचर अफेक्टिंग द हैबिटेशन ऑफ द टेनेंट इन द प्रेमिसेस लेट आउट ऑन रेंट। मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स मेजर हम टॉर्ट में भी पढ़ते हैं, जैसे एक्ट ऑफ गॉड कि जो कि जिस पे मतलब मानव मनुष्य के जो नेचर, मतलब मनुष्य के बस के बाहर की जो चीज़ें होती हैं, मानव में मतलब ह्यूमन मेड नहीं है वो, मानव निर्मित नहीं है, वो प्रकृति के थ्रू है कि प्रकृति के थ्रू ही वॉर हो गया। मतलब वॉर तो खैर ह्यूमन का ही है, पर फिर भी ऐसी चीज़ें जिस पे कि एक नॉर्मल कॉमन मैन का कोई कंट्रोल नहीं है। फ्लड आ गया, ड्रॉथ हुआ, सूखा पड़ गया, आग लग गई कहीं, साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, कोई पेंडेमिक फैल गया। तो इस तरीके की चीज़ों से, जैसे वॉर से, फ्लड से जो सिचुएशन अराइज होती है तो उसको हम कहते हैं फोर्स मेजर। ठीक,
caused by nature affecting the habitation of the tenant in the premises let out on rent। मतलब क्या है, फोर्स मेजर, ये जो चीज़ें हैं वॉर, फ्लड, ड्रॉथ, ये सब क्या कर रही हैं, जो कि टेनेंट है जिस प्रेमिसेस में जो कि उसे रेंट के लिए दिया गया है उसके हैबिटेशन को अफेक्ट कर रही हैं। तो इसी को हम फोर्स मेजर कहेंगे। मतलब जो फोर्स मेजर, जो कोई कैलामिटी ऐसी आ गई जो कि नेचर के थ्रू है और वो क्या कर रही है, प्रकृति के थ्रू ऐसी कोई कैलामिटी आ गई जो कि उस जो टेनेंट को, जो रेंट आउट प्रेमिसेस उससे दिया गया, जिस घर में कोई किराएदार रह रहा है, उसके हैबिटेशन को, उसके निवास को वो जो चीज़ें प्रकृति के थ्रू आई हैं जैसे वॉर, फ्लड, वो प्रभावित कर रही हैं। तो उसको हम कहेंगे फोर्स मेजर। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, ठीक, कि उसके हैबिटेशन को परेशानी हो रही है। कॉमन सी चीज़ है, टॉर्ट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही चीज़ें आती है एक्ट ऑफ गॉड के तहत। और बी है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की डिफिनेशन क्या है, हु वेदर कॉल्ड लैंड ओनर और लीजर और बाय एनी अदर मीन्स नेम। मतलब लैंडलॉर्ड को लैंड ओनर भी कहा जाए, चाहे लीजर कहा जाए, या कोई और नाम से कहा जाए। मीन्स अ पर्सन, पर्सन वही रहेगा, क्या मतलब है उस पर्सन का, हु रिसीव्स और इज एंटाइटल टू रिसीव, मतलब जो कि प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है। द रेंट ऑफ एनी प्रेमिसेस, क्या, उस किसी भी प्रेमिसेस के किराए को, रेंट को, ठीक, ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने खुद के अकाउंट पे, इफ़ द प्रेमिसेस वर लेट टू अ टेनेंट, अगर प्रेमिसेस किसी टेनेंट को दी गई है। मतलब कि अगर कोई लैंडलॉर्ड वो इंसान है जो कि उसकी प्रेमिसेस को किसी टेनेंट को दी गई है, तो वो रेंट को रिसीव कर रहा है या फिर रिसीव करने का हकदार है, ठीक। एंड शैल इंक्लूड, और क्या है, क्या मतलब लैंडलॉर्ड की डिफिनीशन तो हमने देख ली कि उसकी प्रेमिसेस को किसी को रेंट पे दिया गया है, टेनेंट को, तो जो लैंडलॉर्ड वो पर्सन है जो कि उसका रेंट ले रहा है या लेने का हकदार है। लेकिन और किन किन लोगों को आप लैंडलॉर्ड की डिफिनीशन में ऐड करेंगे, तो हिज सक्सेसर, ट्रांसफरी और असाइनी, उसके सक्सेसर को, ट्रांसफरी को या असाइनी को आप ऐड करेंगे, ठीक। सबसेक्शन 2 हमें बताता है सक्सेसर मतलब उसका जो उत्तराधिकार होगा, ट्रांसफरी यानी उसने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, और असाइनी मतलब असाइन कर दिया उसने अपने इंटरेस्ट को उस प्रॉपर्टी में किसी को। तो ये तीनों हैं, सक्सेसर, ट्रांसफरी और असाइनी को भी आप लैंडलॉर्ड ही मानेंगे। सबसेक्शन क्लॉज 2 हमें बताता है अ ट्रस्टी और गार्जियन और रिसीवर रिसीविंग रेंट फॉर एनी प्रेमिसेस और एंटाइटल टू सो रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ। मतलब एक ट्रस्टी, एक गार्जियन, एक रिसीवर। रिसीवर क्या कर रहा है, रेंट को रिसीव कर रहा है, किसी प्रेमिसेस के रेंट को रिसीव कर रहा है या फिर रिसीव करने का हकदार है। किसके लिए हकदार है, on account of or on behalf of or for the benefit of any other person such as minor or person of unsound mind who cannot enter into a contract। मतलब आप समझिए कोई माइनर है, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो उसके पास कोई प्रेमिसेस थी, माइनर के नाम पे कोई प्रेमिसेस थी, ठीक, और उसको रेंट पे दे दिया गया। तो और माइनर है या अनसाउंड माइंड है, क्योंकि माइनर या अनसाउंड माइंड एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं होते हैं। हम जब पढ़ते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जो कि मेजर हो। सेक्शन 10 हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन कॉम्पिटेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं। तो वो मेजर हो, साउंड माइंड का पर्सन हो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो माइनर और अनसाउंड माइंड का पर्सन खुद से कॉन्ट्रैक्ट तो इंटर नहीं कर सकते, तो उनके बिहाफ पे क्या किया जाता है, एक किसी ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है या कोई किसी गार्जियन को या फिर कोई रिसीवर को उसकी प्रॉपर्टी का देखरेख करने के लिए या फिर उस माइनर के और अनसाउंड माइंड के पर्सन के देखरेख के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो जब ये ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर को भी जो कि रेंट रिसीव कर रहे हैं या रिसीव करने के हकदार हैं, किसके बिहाफ पे, इस माइनर और अनसाउंड माइंड के पर्सन के बिहाफ पे या फिर इनके बेनिफिट के लिए, तो इन्हें भी हम लैंडलॉर्ड के डिफिनीशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि लैंडलॉर्ड में कौन कौन इंक्लूड है, सक्सेसर, ट्रांसफरी, असाइनी, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, ठीक। और सी है प्रेमिसेस की डिफिनीशन हम देखते हैं। मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज़ और इज इंटेंडेड टू बी, मतलब बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग का कोई पार्ट जो कि दिया गया है या फिर देने की इच्छा है, इंटेंशन है कि इंटेंडेड टू बी लेट ऑन रेंट, जिसे रेंट पे दिया जाएगा, ठीक। कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट जिसे कि दिया गया है या दिए जाने की उम्मीद की जा रही है, किस चीज़ के लिए, रेंट पे देने की, रेंट पे, भाड़े पे, फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस और फॉर कॉमर्शियल और फॉर एजुकेशनल पर्पज़। भाड़े पे आप दे रहे हैं, पर आप किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ दे रहे हैं कि आप अगले को दे रहे हैं, वो रेजिडेंस वो रहेगा या फिर कोई कॉमर्शियल वर्क करेगा या फिर एजुकेशनल यूज़ के लिए, ठीक। एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़,
एंड इंक्लूड, मतलब आप प्रेमिसेस आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं दे सकते। मतलब आपने प्रेमिसेस दे दिया और अगले ने क्या किया कि इंडस्ट्री कोई खड़ी कर दी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रेमिसेस, तब उसको प्रेमिसेस नहीं कहेंगे आप। प्रेमिसेस आप तभी कहेंगे जब 3 उद्देश्य के साथ वो मकान आपने, वो बिल्डिंग आपने रेंट पे दी हुई है, या तो आपने रहने के लिए दिया है, या तो किसी कॉमर्शियल व्यावसायिक उद्देश्य से दिया है, या किसी शैक्षिक उद्देश्य से दिया है। ठीक, रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, या फिर एजुकेशनल यूज़ के लिए आपने दिया है। ठीक, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अगर आपने दिया है तो वो प्रेमिसेस नहीं कही जाएगी। ठीक, और एंड इंक्लूड्स क्या है, क्या क्या इंक्लूड करती है? मतलब प्रेमिसेस तो हमने देख लिया कि कोई बिल्डिंग है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग है जिसको रेंट पे दिया गया है, रेजिडेंस के लिए, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? गार्डन, गैराज और क्लोज्ड पार्किंग एरिया। उसके साथ जो गार्डन है, जो बिल्डिंग है उसके साथ कोई गार्डन है, कोई गैरेज है, कोई क्लोज्ड पार्किंग एरिया है, वैकेंट लैंड, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, ग्राउंड एंड आउट हाउसेस, ग्राउंड्स ज़मीन, और आउट हाउसेस कहीं कहीं होता है कि आउट हाउसेस भी रहते हैं बिल्डिंग के साथ, तो वो भी। इफ़ एनी अपरटेनिंग टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, जैसे गार्डन, गैराज, जरूरी नहीं है कि हर बिल्डिंग के साथ एक गार्डन भी हो, जरूरी नहीं है कि गैराज हो। ठीक, ये सारी चीज़ें अगर हैं, इफ़ एनी, यदि कोई हैं और उनके साथ मतलब उस बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो इन्हें क्या किया जाएगा? इन्हें प्रेमिसेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, सबसेक्शन क्लॉज 2 हमें बताता है एनी फिटिंग टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर द मोर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट देयर ऑफ, मतलब कोई फिटिंग जो कि उसी में अटैच हो, बिल्डिंग में ही कोई फिटिंग हो या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग में हो, किस चीज़ के लिए? उस बिल्डिंग के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। बट डजंट इंक्लूड प्रेमिसेस सच एज होटल, लॉजिंग हाउस, धर्मशाला और इन, मतलब कि जो है कि फिटिंग अगर कोई उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है तो आप उसको प्रेमिसेस की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। लेकिन प्रेमिसेस की डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आएगा? होटल नहीं आएगा, लॉजिंग हाउस नहीं आएगा, धर्मशाला, इन, ये 4 चीज़ें जो हैं वो प्रेमिसेस की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। ठीक, तो मैं उम्मीद करती हूँ प्रेमिसेस की डेफिनेशन आ गई होगी आपको समझ में कि बिल्डिंग है जो कि रेंट पे दी गई है 3 पर्पज़ के लिए, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, एजुकेशन, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए नहीं दी गई है क्योंकि उसको एक्सक्लूड किया गया है, वो एक एक्सेप्शन है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये आगे दिया गया था। डी आते हैं प्रॉपर्टी मैनेजर पे। प्रॉपर्टी मैनेजर कौन है? मीन्स अ पर्सन और एनी लीगल एंटिटी who is authorized by the landlord to manage the premises and who represents the landlord in his dealing with the tenant। मतलब ऐसा पर्सन या कोई ऐसी लीगल एंटिटी जो कि क्या है, लैंडलॉर्ड के द्वारा ऑथराइज की गई है, लैंडलॉर्ड के द्वारा ऑथराइज की गई है कि उसके प्रेमिसेस को मैनेज करे या फिर क्या करे, मैनेज प्रेमिसेस को मैनेज भी करे और लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करे टेनेंट के साथ डीलिंग करने में। मतलब लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि किसी एक आदमी को या किसी लीगल एंटिटी को अपनी उसकी जो भी प्रेमिसेस है वो कहीं दूर, सपोज करिए वो कहीं दूर रह रहा है, तो उसने किसी पर्सन को ऑथराइज कर दिया कि आप मेरी जो मतलब प्रेमिसेस है उसको आप मैनेज करेंगे और जो डीलिंग है मेरी टेनेंट के साथ वो आप जो है कि उसको डील करेंगे, टेनेंट के साथ जो भी बात व्यवहार करना है वो आप करेंगे। तो क्या है, तो इसको कहेंगे कि प्रॉपर्टी मैनेजर वो पर्टिकुलर पर्सन है क्योंकि लैंडलॉर्ड ने उसे ऑथराइज किया है कि आप ये काम करें। ठीक, ये है रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी मतलब एक ऑफिसर ऐसा जो कि सेक्शन 30 के तहत अपॉइंट किया गया है। एफ है रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल मतलब ऐसा ट्रिब्यूनल जो कि सेक्शन 32 में हुआ कंस्टिट्यूट किया गया है। ठीक, जी है रेंट पेबल। रेंट पेबल का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू एनी प्रेमिसेस मीन्स द रेंट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8। मतलब ऐसा एक किसी प्रेमिसेस के रिलेशन में ऐसा रेंट जो कि सेक्शन 8 में स्पेसिफाई किया गया है। ठीक, सेक्शन 8 जब हम पढ़ेंगे तो आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सब टीनेंट। सब टीनेंट मीन्स अ पर्सन टू होम द टीनेंट सबलेट्स होल और पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस held by him or transfer or assign his rights accrued under the tenancy agreement or any part thereof upon entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement। मतलब क्या है? सब टीनेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि टीनेंट क्या करता है, अपनी प्रेमिसेस को सबलेट करता है। मतलब टीनेंट ने भी एक टीनेंट को रख लिया। सिंपल भाषा में हम कहें तो टीनेंट ने अपने जिस प्रेमिसेस में वो रह रहा है उस प्रेमिसेस को सबलेट कर दिया, किसी और टीनेंट को दे दिया। ठीक,
ठीक, टेनेंट सबलेट्स होल और पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस हिल्ड बाय हिम, मतलब अपने द्वारा जो वो यूज़ कर रहा था, जिस प्रेमिसेस में वो रह रहा था उसने सबलेट कर दिया, ठीक, या फिर क्या किया, अपने राइट को असाइन कर दिया, ठीक है। और एक टेनेंसी एग्रीमेंट उसके और उसके सब टेनेंट के बीच में होगा, और फिर जो वो जो है क्या करेगा, एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी करेगा जो कि एग्जिस्टिंग टेनेंसी एग्रीमेंट। आगे हम टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई भी लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को अपना प्रेमिसेस देता है तो वो दोनों एक टेनेंसी एग्रीमेंट मतलब एक टेनेंसी एग्रीमेंट इंटर करते हैं, तो उस टेनेंसी एग्रीमेंट में एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी ऐड किया जाएगा, और उसके तहत ये जो टेनेंट है ये अपनी प्रॉपर्टी को जो भी इन्होंने टेनेंसी में ये लिए थे ये सबलेट कर देंगे इसको, और जिस पर्सन को सबलेट करेंगे उसे कहेंगे सब टेनेंट, ठीक। आई है टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट इन राइटिंग एग्जीक्यूटेड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि राइटिंग में है, किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ लेटिंग द प्रेमिसेस ऑफ लैंडलॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ रेंट पेएबल। मतलब किस चीज़ के लिए, उस प्रेमिसेस को लेट करने के लिए, लैंडलॉर्ड के द्वारा उस प्रेमिसेस को वो क्या बोलते हैं उसको, लेट करने के लिए, मतलब उस प्रेमिसेस को किराए पर देने के लिए, और कंसिडरेशन में, प्रतिफल में किराए को लेने के लिए। जैसे क्या किया, लैंडलॉर्ड ने अपने प्रेमिसेस को क्या किया, लेट किया, यानी किराए पर दिया। किसे दिया, इन्हें दिया, टेनेंट को दिया। टेनेंट ने क्या किया, उसके बदले में रेंट दिया। तो ये सारी चीज़ें जो व्यवहार लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में हो रहा है उसे एक एग्रीमेंट के फॉर्म में, और वो एग्रीमेंट राइटिंग में एग्जीक्यूट किया जाता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। इसी को हम कहते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट आई, जो हमें बताता है। जे हम देखते हैं टेनेंट। टेनेंट की डेफिनेशन क्या होगी, टेनेंट वेदर कॉल्ड लीजी और बाय एनी अदर नेम। टेनेंट को आप लीजी कहें या चाहे कोई और नेम से आप कहें, जो भी डिफरेंट जगह डिफरेंट नेम होते हैं, पर आप किसी भी नाम से कहें, मीन्स मतलब क्या होगा, अ पर्सन बाय होम और ऑन हुज अकाउंट और ऑन हुज बिहाफ ऑफ होम द रेंट ऑफ एनी प्रेमिसेस इज पेएबल टू द लैंडलॉर्ड। जिसके बिहाफ पे, मतलब ऐसा पर्सन जो कि दे रहा है, या फिर उसके अकाउंट पे दिया जाएगा, या फिर उसके बिहाफ पे दिया जाएगा, क्या रेंट दिया जाएगा लैंडलॉर्ड को, अंडर अ टेनेंसी एग्रीमेंट। मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट में जो रेंट इन लोगों ने फिक्स किया है वो रेंट उस पर्सन के बिहाफ पे दिया जाएगा, मतलब टेनेंट के बिहाफ पे दिया जाएगा। टेनेंट का मतलब ही वही है जो कि अपने मालिक को रेंट दे रहा है उस प्रेमिसेस के लिए जो कि उसने अपने मालिक से लिया है, और ये सारी चीज़ें टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द प्रेमिसेस एज अ सब टेनेंट एंड ऑल्सो। मतलब देखिए, टेनेंट की डिफिनीशन में इन्होंने क्या किया, सब टेनेंट को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि एनी एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द प्रेमिसेस एज अ सब टेनेंट। मतलब जो व्यक्ति सब टेनेंट की तरह प्रेमिसेस में रह रहा है उसको भी टेनेंट माना जाएगा। And also any person continuing in possession after the termination of his tenancy, whether before or after the commencement of this act। और ऐसा कोई पर्सन जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट, मतलब टेनेंसी के तहत उसकी टेनेंसी खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, पर फिर भी वो रह रहा है उस प्रेमिसेस में, चाहे वो इस एक्ट के शुरू होने के पहले या शुरू होने के बाद रह रहा है, तो आप उसको भी टेनेंट मानेंगे। बट सेल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन अगेंस्ट होम एनी ऑर्डर और डिक्री फॉर इविक्शन हैज़ बीन मेड। लेकिन ऐसे पर्सन को नहीं इंक्लूड किया जाएगा जिसके खिलाफ कोई डिक्री ऑफ इविक्शन कहाँ चल रही है, कोर्ट में चल रही है, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा टेनेंट के डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसके बिहाफ पे या जिसके अकाउंट पे या जिसके द्वारा लैंडलॉर्ड को रेंट दिया जा रहा है प्रेमिसेस के लिए, या फिर ऐसा व्यक्ति जो सब टेनेंट की तरह रह रहा है उसको भी आप टेनेंट मानेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो कि टेनेंसी टर्मिनेट हो गई है पर फिर भी क्या कर रहा है, वो उसी प्रेमिसेस में है, तो आप उसको भी टेनेंट मानेंगे। लेकिन आप किसको टेनेंट नहीं मानेंगे, यदि जिस व्यक्ति के खिलाफ एक इविक्शन के लिए, यानी उसको बाहर निकालने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है, मतलब कोई डिक्री या इविक्शन जो है, बट सेल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन अगेंस्ट होम एनी ऑर्डर और डिक्री फॉर इविक्शन हैज़ बीन मेड। मतलब उसके खिलाफ इविक्शन के लिए डिक्री मेड है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान को आप अपने प्रेमिसेस से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। जब डिक्री हो गई है तो फिर उस व्यक्ति को आप टेनेंट नहीं कहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से टेनेंट की डिफिनीशन, 3 लोग आते हैं, जो दे रहा है रेंट, या फिर सब टेनेंट, या फिर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी के बाद भी जो उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस में रह रहा है। आप इन तीनों को टेनेंट मानेंगे, सॉरी, आप इन तीनों को टेनेंट मानेंगे, और किसे नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे उसे जिसके खिलाफ डिक्री ऑफ इविक्शन हो गई है, ठीक। सेक्शन 3 हमें बताता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रेमिसेस।
एक्ट, ये एक्ट कौन कौन से प्रेमिसेस पे अप्लाई नहीं होगा। आप कोई भी रेंट एक्ट पढ़िए, कहीं का भी किसी भी स्टेट का आप पढ़िए, तो ये चीज़ें आती हैं कि कौन से प्रेमिसेस पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं कौन से प्रेमिसेस पे नहीं अप्लाई होगा। कुछ प्रेमिसेस ऐसी होती हैं जिनको कि एक्सक्लूड किया जाता है। कौन कौन सी प्रेमिसेस ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज और स्टैट्यूटरी बॉडी और कैंटोनमेंट बोर्ड। मतलब कोई भी ऐसा प्रेमिसेस, कोई भी ऐसी जगह जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है, स्टेट गवर्नमेंट की है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आती है, या फिर किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी या कैंटोनमेंट एरिया जो है, ऐसी प्रेमिसेस जो कि ये लोग ओन करते हैं, तो उनके ऊपर ये टेनेंसी का जो ये एक्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, सबसेक्शन 2 हमें बताता है, सबसेक्शन 2 नहीं, क्लॉज 2 हमें बताता है, प्रेमिसेस ओन्ड बाय अ कंपनी, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन गिवन ऑन रेंट टू इट्स एम्प्लॉय एज पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई प्रेमिसेस ऐसी है जो कि किसी कंपनी, यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन के तहत मतलब ओन की जा रही है, और वो ये जो कंपनी, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है रेंट पे, तो सर्विस, जो कि अपनी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। कहीं कहीं आप देखते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में स्टाफ को या फिर जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए रेजिडेंस होता है वहीं पे, और रेंट पे वो रेंट पे रहता है। लेकिन वो रेंट कैसे, वो दोनों के बीच का रेंट एग्रीमेंट जो है वो उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत डील किया जाता है कि मतलब जो भी उस पर रेंट होगा, तो उस पर इस रेंट एक्ट जो उत्तर प्रदेश का 2021 में आया है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो उनका तरीका अलग होता है। वो उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी सैलरी में से ही कुछ पैसे डिडक्ट किए जाते हैं उसके लिए, तो उस पर रेंट एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक, premises owned by religious or charitable institution as may be specified by notification by state government। ऐसी premises जो कि किसी religious charitable institution के द्वारा ओन की जा रही है, ऐसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफिकेशन के तहत बताया है। ठीक, मतलब रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो प्रेमिसेस ओन की जा रही है, उसको क्या है, उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, अब हम आते हैं क्लॉज 4 पे। क्लॉज 4 हमें बताता है कि प्रेमिसेस ओन्ड बाय औकफ रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ एक्ट 1995, एक्ट नंबर 43 ऑफ 1995, और बाय एनी पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर एप्लीकेबल लॉ। मतलब वक्फ वक्फ एक्ट के अंदर जो भी प्रेमिसेस ओन की जा रही हैं औकफ के द्वारा, और कोई पब्लिक ट्रस्ट वक्फ एक्ट के थ्रू जो गवर्न हो रहा है, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ऊपर हमने रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का देखा था, उसी तरीके से 4 में हम जो मुस्लिम लॉ में वक्फ एक्ट के तहत जो भी रजिस्टर किए जाते हैं, उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, क्लॉज 5 हमें बताता है, एनी बिल्डिंग और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग specifically exempted in public interest by notification in the state by the state government। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू बताया है कि ऐसा कोई बिल्डिंग या ऐसी कोई कैटेगरी की बिल्डिंग जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एग्जाम्पशन देना ज़रूरी है। पब्लिक इंटरेस्ट ये कहता है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर इस एक्ट का एप्लीकेशन न हो तो ज़्यादा बेहतर रहे, क्योंकि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि इस एक्ट का एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग पे नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से हमने देख लिया कि इस एक्ट का एप्लीकेशन किन प्रेमिसेस पे नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उन जो होती हैं, और किसी कंपनी, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी है, उस पर भी नहीं एप्लीकेबल होता है। रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे नहीं एप्लीकेबल होता है, और कोई वक्फ एक्ट के अंदर जो भी पब्लिक ट्रस्ट वगैरह रजिस्टर किए गए हैं उन पे नहीं, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिफाई किया है कि इस बिल्डिंग पे नहीं होगा, तो उस पर नहीं होता। तो इस तरीके से हमने इसका देखा। और सबसेक्शन 2 हमें बताता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, इंटरप्रिटेशन में हम पढ़ते हैं नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, तो ये जो भी सेक्शन की शुरुआत आप नॉट विथस्टैंडिंग से होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, क्योंकि ये बताता है कि सबसेक्शन 1 में जो भी बातें लिखी हुई हैं उसको एक्सेप्शन देता है कि उसके अलावा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, इफ़ द ओनर एंड टेनेंट ऑफ द प्रेमिसेस रिफर टू इन क्लॉज 1 टू क्लॉज 5 ऑफ द सेट सबसेक्शंस एग्रीज दैट, कि कौन एग्री हो जाता है आपस में,
ओनर और टीनेंट किस प्रेमिसेस के, जो कि क्लॉज 1 से 5, क्लॉज 1 से 5 तक जो हमने एक्सेप्शंस पढ़े कि ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके ओनर जो यानी ओनर इसमें कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी, यूनिवर्सिटी, रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वक्फ एक्ट, ठीक, और इनके ओनर और इनके टीनेंट जिन्होंने ने इस प्रेमिसेस को रेंट पे दिया है, ठीक, ये दोनों एग्री हो जाते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट में, ठीक। क्या एग्री होते हैं ये लोग, दैट द टेनेंसी एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बिटवीन सच लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बी रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट इन्होंने एंटर किया है, ये क्या होगा, ये इस प्रोविज़न, इस एक्ट के प्रोविजन के तहत ही गवर्न होगा। Then such landlord may inform the rent authority of the agreement to do so at the time of information of the tenancy agreement under section 4। मतलब ये दोनों जब एग्री हो जाते हैं, हमने पढ़ा कि इस इन प्रेमिसेस के ऊपर इस एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होगा, लेकिन इन प्रेमिसेस के जो लैंडलॉर्ड हैं और जो टीनेंट है आपस में एग्री हो जाते हैं कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या करेंगे, ये इस बात की इन्फॉर्मेशन रेंट अथॉरिटी को दे देंगे जब ये टेनेंसी एग्रीमेंट इंटर करेंगे। सेक्शन 4 में टेनेंसी एग्रीमेंट जब ये इंटर करेंगे तो ये इसकी सूचना जो है रेंट अथॉरिटी को दे देंगे कि हाँ ये चाहते हैं कि इस एक्ट का जो प्रोविज़न है ये इनके ऊपर एप्लीकेबल हो, तो रेंट अथॉरिटी अलाउ करेगी कि हाँ ठीक है हो जाएगा एप्लीकेबल। तो इस तरीके से सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सबसेक्शन 2 जो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज था उसने हमें बताया कि ये दोनों अगर आपस में रजामंदी कर लें, एग्री हो जाएं, तो टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत जब ये टेनेंसी एग्रीमेंट इंटर करेंगे सेक्शन 4 में, तो ये रेंट अथॉरिटी को बता सकते हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि इस एक्ट का एप्लीकेशन हमारे ऊपर हो, तो रेंट अथॉरिटी कह देगी कि ठीक है, और फिर इनके ऊपर ये एक्ट का एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने चैप्टर 1 देखा। अब हम चैप्टर 2 और आगे का जो एक्ट है वो आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।